जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस पे। तो हमारा वर्णमाला चैप्टर चल रहा है हिंदी में। आज पार्ट 4 है वर्णमाला। पार्ट 4 लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 4 है या 5 है ये मुझे नहीं पता, याद नहीं है। आप देख लेना, जो हमारा लास्ट वाला था उससे नेक्स्ट है ये, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, जीवा के आधार तक हमने स्वर कर लिए थे, ठीक है। स्वरों को जीवा के आधार तक कर लिया था, लेकिन जब हमने जीवा के आधार पर स्वरों को किया तो हमें पता चला उसमें री तो कहीं है ही नहीं। री स्वर है ना, वो तो कहीं है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम उच्चारण के आधार पर देखते हैं तो बाकी स्वर तो ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, और जब हम री को उच्चारित करते हैं तो कहीं ना कहीं रे की आवाज़ आती है उसमें। किसकी आवाज़ आएगी? रे की। री को उच्चारित करने पे कहीं ना कहीं ये आवाज़ आती है। और तो रे क्या है हमारा? रे है व्यंजन। रे क्या है? व्यंजन। इसलिए उच्चारण के आधार पर हिंदी भाषा में रे को स्वर नहीं माना गया है। तो क्या है? उच्चारण के आधार पर स्वर री को स्वर नहीं माना गया है। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 10। 11 संख्या थी स्वरों की, उच्चारण के आधार पर कितनी रह गई? 10, क्योंकि एक री हट गया। री को उच्चारण के आधार पर नहीं लिखा जाता, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या हो गई 10। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? अच्छा, अब री देखो, इधर री तथा रे में अंतर। अब री तथा रे में अंतर देखो क्या है। री क्या है? स्वर है। रे क्या है? व्यंजन है। री स्वर है और रे व्यंजन है। पहले हम रे की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, रे के भेदों को देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा रमेश, राखी, रोहित, राम, तो इन सब में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? पूरा रे आ रहा है। तो इसे कहते हैं रे का सामान्य रूप। रे का सामान्य रूप, इन्हें कहते हैं रे का सामान्य रूप। साथ के साथ नोट करते चलना, जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है पिछली क्लासेस देख लें, अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। एक एक दिन एग्जाम के करीब ला रहा है आपको। जितना कंसंट्रेशन से आप पढ़ेंगे, जितना समर्पित होकर आप पढ़ेंगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, रे का सामान्य रूप क्या है? ये एक होता है रे का रेफ रूप। रेफ रूप कौन सा होता है रे का? रे का रेफ रूप कौन सा होता है? जैसे मैंने लिखा, देखो रेफ रूप मतलब रेफ कहीं ना कहीं रूफ की आवाज दे रहा है। रूफ छत पे, सर पे, ऊपर की साइड। तो मैंने लिखा धर्म, रे आया ऊपर। मैंने लिखा कर्म, रे आया ऊपर। मैंने लिखा चार्ज, ठीक है, चार्ट। तो कहीं ना कहीं रे आ रहा है ऊपर, ठीक है, कहीं ना कहीं रे ऊपर आ रहा है।
ठीक है, मैंने लिखा जुर्माना, जुर्माना, तो रे आया ऊपर। ठीक है, ये कौन सा रूप हुआ? रे का रेफ रूप, जिसमें रे सर पे लगाया जाता है, रूप पे लगाया जाता है, वो होता है रेफ रूप। ठीक है, एक होता है रे का पदेन रूप, पदेन रूप, एक होता है रे का पदेन रूप, रे का पदेन रूप। ठीक है, रे का पदेन रूप कौन सा है? रे का पदेन रूप कौन सा है? मैंने लिखा प्रकार। पद देखो, रेप से पता चला है रूप की तरफ, और पदेन से पता चला है पैरों की तरफ, नीचे की तरफ। प्रकार, प्रधान, तो जो नीचे रे लग रहा है वो क्या है? रे का पदेन रूप। ये क्या है? रे के भेद, रे के रूप। ठीक है, रे के रूप है ये, या रे के भेद। ठीक है, रे के रूप या रे के भेद। ठीक है, तीनों। अब देखो मेरी बात, सुनो ध्यान से। जो सामान्य रूप में रे लिखा है तो आपको पता है पूरा रे होता है ये। रोहित, राम, राजेश, राकेश, रीता, ठीक है, जितने भी रे पूरे लिखे जाते हैं वो तो सामान्य रूप है, और ये इसमें पूरा रे होता है। सिर्फ धर्म में ही रे का पदेन रूप, वो सिर्फ रेफ रूप में ही रे आधा होता है। ठीक है, रेफ रूप में ही रे आधा होता है, रेफ रूप में आधा रे, आधा, आधा नोट बना के लिख लो कहीं लास्ट में, आधा रे। रेफ रूप में कौन सा रे होता है? आधा रे। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन एग्जाम में, रजनी, प्रकाश, धर्म और ट्रक। अब इसमें से पूछ लेगा कि किस शब्द में आधे रे का यूज किया गया है। क्या पूछेगा? किस शब्द में, निम्नलिखित में से किस शब्द में आधे रे का यूज किया गया है? अब बताओ, आपको पता है ये तो सामान्य रूप है, ये आधा होता नहीं है। ये पदेन रूप है, ये भी आधा नहीं होता। ये रेफ रूप है, तो आधा कौन सा होता है? रेफ रूप का होता है। ट्रक वाला हम अभी पढ़ेंगे। भेद 3 प्रकार के होते हैं। अब आपका दिमाग लगाओगे, भेद 4 प्रकार के होते हैं। एक ये रह हो गया, एक ये रह हो गया, एक ये रह हो गया, फिर ये वाला रह कहाँ गया? ट्रक वाला, ट्रक कहाँ गया? ठीक है, ये अभी देखते हैं ट्रक कहाँ गया। तो ये नोट कर लिया। अब आगे देखो, अच्छा अब देखते हैं हम ट्रक। ट्रक कहाँ गया? मैंने लिखा ट्रक। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हमें 2 चीजें एक साथ लिखनी है। ठीक है, मैंने लिखा हल्ला, हल्ला। क्या ये ठीक है? जब मुझे 2 चीजें एक साथ लानी, हल्ला एक साथ बोले जा रही हैं, और प्रसन्न एक साथ बोले जा रहे हैं, न दोनों, और मतलब जो आधा और पूरा होता है वो एक साथ बोला जाता है, तो मुझे ये भी ऐसे ही लिखना है। तो ट्रक में कहीं ना कहीं आधे पूरे की आवाज आ रही है, ट्रक, वरना तो अलग अलग बोलते तो ऐसे बोलते टे टरक, टरक, टरक। ठीक है, पर ऐसे नहीं बोल रहे, ट्रक बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ आधा है इसमें। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ आधा है। अब देखो, ये कोई सा भी रह नहीं होता,
ये जो लगा हुआ है ना ट्रक के नीचे, ये रे नहीं है। वास्तव में ये क्या है, टे क्या है, टे क्या है, टे लोटनीय है। लोटनीय व्यंजन पढ़ाए थे मैंने आपको, 9 लोटनीय व्यंजन पढ़ाए थे जो नीचे से घुमावदार होते हैं, लोटनीय व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो उस एक टे भी उनमें से एक है। तो एक को आधा लिखा जाता है, एक को पूरा लिखा जाता है। अब मैंने आपको बता दिया रे का पदेन रूप जो होता है वो पूरा होता है, तो ये तो पूरा हो गया। ठीक है, तो टे रे के टरक, अब ये पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, टरक। इसलिए हम टे को आधा करने के लिए हलंत लगाते हैं, हलंत का सहारा हमने टे को आधा करने के लिए लिया। तो अब क्या हो गया ये ट्रक। तो ये ट्रक में कौन सा रूप है रे का, ये भी पूछ सकता है आपको, राष्ट्र दे देगा, राष्ट्र, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी शब्द दे देगा आपको। और उसमें आपसे पूछेगा कि राष्ट्रवादी शब्द में रे का कौन सा रूप इस्तेमाल किया गया है, राष्ट्रवादी शब्द में रे का कौन सा रूप है। तो राष्ट्रवादी शब्द में रे का पदेन रूप है। ठीक है, और इसमें एक हलंत लगा हुआ है। चलो आ गई इतनी बात समझ में, कोई डाउट? आगे चलो। अब देखो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख खुलने के आधार पर स्वरों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मुख खुलने के आधार पर। ठीक है, 4 पार्ट में कैसे किया गया है, एक होता है आपका विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। ठीक है, एक होता है अर्धविव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर। ठीक है, एक होता है समव्रत स्वर, समव्रत स्वर। एक होता है अर्धसमव्रत स्वर, अर्धसमव्रत स्वर। ठीक है, ये 4 पार्ट है हमारे मुख खुलने के आधार पर। जब हम मुख खुलने के आधार पर स्वरों को डिवाइड करेंगे तो इन 4 पार्ट में करेंगे। तो विव्रत, विव्रत मतलब व्रत माने गोला, पूरा मुंह खुला हुआ। जैसे मैंने बोला आ, तो पूरा मुंह खुला है इसमें, आ में पूरा मुंह खुलता है। जैसे किसी को खाना खिलाओ छोटे बच्चे को तो बोलते हैं आ करो, आ। तो वो आ क्यों कराते हैं, क्योंकि पूरा मुंह खुल जाता है, बच्चा खाने के नाम पे छोटा मुंह खोलता है। तो वो हम क्या करते हैं, हम बच्चे से कहते हैं आ बोलो आ। डेंटिस्ट भी हमसे आ बुलवाते हैं, क्यों बुलवाते हैं, क्योंकि आ बोलने पे हमारा पूरा मुंह खुल जाता है, आ बोलने पे पूरा मुंह खुल जाता है। तो आ स्वर कौन सा हो गया हमारा, आ बोलने पे पूरा मुख खुला, तो कौन सा स्वर हो गया, विव्रत स्वर। कौन सा स्वर हो गया, विव्रत स्वर। अब देखो अर्धविव्रत का मतलब, विव्रत माने पूरा मुंह खुला, अर्धविव्रत माने आधा मुंह खुला। आधा मुंह किसको खुला, ए ओ, आधा मुंह खुल रहा है, ए ओ, ए ओ, ए में तो थोड़ा बंद हुआ, देखो ए में थोड़ा और ज़्यादा खोलना पड़ेगा, बंद। ए और आए में अंतर है, ए बोलो ए, थोड़ा सा बहुत कम खोलना पड़ेगा, और आप बोलोगे ए तो थोड़ा ज़्यादा खोलना पड़ेगा। तो अर्धविव्रत में कौन से हो गए, ए और ओ।
ए, ऐ, ओ, ओ में भी औ, ए, ऐ, औ, ए, ऐ, औ। ये कौन से हुए? ये कौन से हुए? अर्धविव्रत। देखो विव्रत में पूरा मुख खोला हमने, ठीक है। अर्धविव्रत में आधा बंद कर लिया। अब समविव्रत क्या है? समविव्रत है लगभग पूरा मुख बंद। अब पूरा मुख बंद लगभग इसीलिए लाया, लगभग बंद रहता है वो, ठीक है। और अर्धविव्रत लगभग आधा बंद। अब आधा खुला और आधा बंद एक बात है? नहीं, एक बात नहीं है ये। जब आप नीचे से शुरू करेंगे, लगभग आधा बंद, लगभग पूरा बंद, तो थोड़ा खुला होगा, और उससे थोड़ा ज़्यादा, तो ए, ऐ, ओ, तो हो गया हमारा पूरा, थोड़ा ज़्यादा खुलना खोलना पड़ा। अब देखो, बोलो ए, ऐ, ऐ में थोड़ा ज़्यादा हुआ, ए में थोड़ा कम हुआ, तो जो और थोड़े कम वाले हैं, पहले पूरा, फिर आधा, फिर इससे और थोड़ा कम, इससे और थोड़ा कम हो गए अर्धसंवृत। तो कौन कौन से हो गए इसमें? ए और ओ, ए और ओ, ये कौन से स्वर हो गए? अर्धसंवृत स्वर, ठीक है। अब देखो संवृत स्वर, लगभग मुख बंद होता है संवृत स्वर में, लगभग मुख बंद होता है। तो मुख बंद में देखो अब कौन से आ गए? ई, बड़ा ई लगा, मेरा मुख खुला थोड़ा बहुत, ई, ऊ, औ, खुला मेरा मुंह? नहीं खुला ना, लगभग बंद ही है। अब इसे तुम खुद बोल के देखो, इसे खुद बोल के देखो, ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। तो ये हो गए मुख खुलने के आधार पर। कैसे हो गए? मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। 4 प्रकार के होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। विव्रत माने मुंह पूरा खुला हुआ, अर्ध माने आधा खुला हुआ, संवृत लगभग बंद, अर्धसंवृत लगभग आधा खुला, लगभग आधा खुला, आधा खुला नहीं, लगभग आधा खुला, ठीक है। आधा खुला नहीं, लगभग आधा खुला, ठीक है, आधे से थोड़ा कम। तो ये हो गए अर्धविव्रत। चलो आगे चले। स्वरों को हम खत्म कर चुके हैं, एक स्वर और रह गया आपका, जिसे कहते हैं हम आगत स्वर, जिसे कहते हैं आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है? आगत स्वर। अब ये कौन सा स्वर आ गया? हमने तो अभी 11 ही स्वर पढ़े थे, लिखने के आधार पर 11, फिर री हटा दिया, बोलने के आधार पर 10। अभी आगत स्वर कहाँ से आ गया? आगत स्वर देखो क्या है। आगत स्वर जब हम अंग्रेजी के अक्षर हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी के अक्षर हिंदी में लिखने में प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी के अक्षरों को हिंदी में लिखने में प्रयोग किया जाता है आगत स्वर। अंग्रेजी के अक्षरों को हिंदी में लिखने में प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑफिस, ठीक है, ऑफिस। अब देखो ऑफिस, ऑफिस, तो ऑफिस कैसे लिखते हैं? आफिस, ऐसे लिखते हैं, आफिस। कुछ अधूरा है, ये हमने एक आधा चंदा सा लगा दिया, आधा चंद्र सा लगा दिया, तो ये आधा चंद्र सा है ना, ये ही आगत स्वर है। फिर क्या हो गया ये? ऑफिस, ऑफिस, ठीक है, ऑफिस। आया समझ में? ऑफिस। आगे देखो कॉलेज, कॉलेज, CO, कॉलेज, कॉलेज, ठीक है, ठीक है, बताओ जल्दी, ठीक है। आगत स्वर तो इसमें है ही नहीं, तभी तो ये इंग्लिश का वर्ड बनेगा। अभी तक कॉलेज हो गया ये,
जब हमने आगत स्वर लगाया तो ये इंग्लिश का वर्ड बन गया, फिर क्या हो गया ये आगत स्वर। तो स्वरों की कहानी यहाँ लगभग ख़त्म हो जाती है। ठीक है, स्वरों की कहानी लगभग ख़त्म सी है। अब हम व्यंजनों पर चलते हैं। जितने भी स्वर हैं इनको रिवाइज करना है अच्छे से। बहुत ट्रिक से पढ़ाया है मैंने आपको, जिससे कि आपको याद करना ना, रटना ना पड़े, याद करने में आसानी हो। रटना ना पड़े, याद करने में आसानी हो। तो बहुत ट्रिक से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अब हम लिखेंगे व्यंजन, देखेंगे अब हम व्यंजन। व्यंजन सबसे पहले हम देखेंगे वर्गीय व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 33 थी। 33 में से 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? वर्गीय व्यंजन होते हैं। 33 में से 25 होते हैं वर्गीय व्यंजन। पहले हम क्या पढ़ेंगे? वर्गीय व्यंजन पढ़ेंगे। वर्गीय व्यंजन पहले हम क्या पढ़ेंगे? वर्गीय व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, वर्गीय व्यंजन क्या है? वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन क्या है? अगर आपको याद हो, स्मृति में हो आपकी, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक वर्ग सा पढ़ाया था, जिसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग थे, और 5-5 व्यंजन ऐसे थे, और 5-5 व्यंजन ऐसे थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इन सभी व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग इनकी लाइनें होती हैं। कवर्ग में कै वर्ग के सारे व्यंजन आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा। ठीक है, का, खा, गा, घा, अणा। ठीक है, फिर आता है चवर्ग, चा, छा, जा, झा, अइया। फिर चवर्ग आ गया। फिर आता है टवर्ग, टा, ठा, डा, धा, अणे खाली। फिर आता है पवर्ग, पा, फा, बा, भा, मा मछली। फिर आता है तवर्ग, ता, था, दा, धा, न। तो ये क्या है हमारे? ये हो गए 25 व्यंजन, 25 वर्गीय व्यंजन। 1 2 3 4 5 और 5 लाइन है। 5 × 5 = 25। तो ये क्या हो गए? 25 वर्गीय व्यंजन हो गए। अब इन वर्गीय व्यंजन को भी डिवाइड किया गया है, अलग अलग तरीके से समझाया गया है। 25 व्यंजन को भी, 25 वर्गीय व्यंजन को भी 16 + 4 + 5 अलग अलग तरीके से समझाया गया है। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो ये है चा, छा, जा, जा, झा, ड़ा, अइया, अणा, मा, ना। ठीक है, और बाकी के 12 और 4 16। ठीक है, 4 ये, 5 ये, और 12 और 4 16 ये। सारे वर्गीय व्यंजन स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? ये 16 क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन 16 व्यंजन क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन है। ये 4 कौन से हैं? संघर्षी, संघर्षी, स्पर्शी। ये क्या है? संघर्षी, स्पर्शी। और बाकी के 5 क्या है? बाकी के 5 हैं अनुनासिक्य, 5 है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य,
5 है नासिक के व्यंजन, ठीक है, 5 है नासिक के व्यंजन, पानी, 5 है नासिक के व्यंजन। अब ये मैंने नासिक के व्यंजन आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाए थे। क्या पढ़ाया था? जब अनुस्वार हम लगाते हैं, अनुस्वार नाक में को बोला जाता है, अनुस्वार हटाने के लिए उसी वर्ग के कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग देखो किसमें, और उसका पंचमाक्षर यूज कर लेते हैं हम आधा करके तो वो नासिक के व्यंजन में आते हैं। तो ये वर्ग कौन से हैं? नासिक के व्यंजन है, नाक में को बोले जाते हैं। ना, मा, अणा, अइया, ड़ा, ये सब क्या है? नाक में को बोले जाते हैं। ये है नासिक के व्यंजन, ठीक है। नासिक के व्यंजन की कहानी समझ में आई। अब ये देखो संघर्षी स्पर्शी क्या है। ये मैंने बोला का कहीं ना कहीं स्पर्श हुई जीभ, कहीं ना कहीं जीभ स्पर्श हुई, लेकिन का बोलने में कुछ जोर पड़ा आपने बोला झा, झा, झा बोलने में थोड़ा अधिक हमें जोर लगाना पड़ रहा है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है झा बोलने में। तो इसलिए चा, छा, जा, झा, इनमें हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है बोलने में, इसलिए क्या है? संघर्षी स्पर्शी, क्योंकि स्पर्श भी हो रहे हैं और संघर्ष भी करना पड़ रहा है हमें इनमें। इनमें हमें संघर्ष भी करना पड़ रहा है और ये स्पर्श भी हो रहे हैं। तो ये क्या हो गए? संघर्षी स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। बाकी के व्यंजन स्पर्शी व्यंजन, बाकी के व्यंजन स्पर्शी व्यंजन। अब देखो कितने हो गए? ये टोटल कितने हो गए? 25। व्यंजन हमने कितने पढ़े थे? 33। बाकी कहाँ गए? बाकी देखो या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, 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 अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए, ठीक है। या, रा, ला, वा आ गई बात समझ में? अब देखो या और वाह, या और वाह, जो या और वाह में देखो एक बार आपको दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है या और वाह है ना, या और वाह, या और वाह, इनको अर्धस्वर भी कहा गया है। अर्धस्वर क्यों कहा गया है इनको? जैसे हमने लिखा कुआ, इसको रफ कर दूं, देखो अब इनको यारा ला वा को, अब इसमें या और वा, या, रा, ला, वा, या और वा को क्या कहा गया है? अर्धस्वर, अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों कहा गया है इसको? जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा कोआ, कोआ, ठीक है। एक तो ये, और हम क्या लिखते हैं? कोवा, तो यूज हो गया वा, स्वर की जगह यहाँ आ है या वा है, तो वा
जो वह है ए की जगह यूज हो गया, कोवा कोआ। हमने लिखा आइए, आइए, ठीक है, हमने लिखा आइए, ठीक है, आइए, आइए। इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, आइए, क्या बोलते हैं इसको, आइए, ठीक है। कोआ कोवा, ठीक है, होता क्या है, कोआ बोलते क्या है, कोआ, लिखते हैं आइए, आइए। तो ये की आवाज आ रही है, इसमें ये की आवाज आ रही है, तो वह और ये क्या है, कहीं ना कहीं स्वर में बोले जाते हैं। तो ये है अर्ध स्वर भी इनको कहा जाता है, ये और वह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और यह और वह को, यह और वह को, यह और वह को, एक नोट बना के लिखो इसको, यह और वह को, ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन भी कहा है। यह और वह को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा है, तिवारी जी ने, भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन, यह और वह है तो व्यंजन, अब इनमें कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है, सप्रवाह आराम से प्रवाह हो रहा है, यह वह, और एक जैसा प्रवाह आ रहा है इनमें, यह वह, ठीक है। आइए, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं सप्रवाह और संघर्षहीन व्यंजन इनको भोलानाथ तिवारी ने कहा है, ठीक है। अब देखो रे, रे, रे और ले को लो, तो जो रे है, रे को क्या कहते हैं, रे को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, प्रकंपित, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन रे को कहा जाता है, प्रकंपित व्यंजन, ठीक है। प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन। अब देखो, और लुंठित भी कहते हैं, लुंठित, प्रकंपित और लुंठित, लुंठित, प्रकंपित और लुंठित, प्रकंपित और लुंठित व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, लुंठित मतलब और प्रकंपित मतलब प्रकंपन, कहीं ना कहीं रे को जो हम बोलते हैं, जीव में एक कंपन सा पैदा होता है, जैसे र, बिना रे के बोला ही, बिना कंपन के बोला ही नहीं जाएगा रे, जैसे हमने कहा रे, एक दो बार जीभ में थोड़ा वाइब्रेशन सा होता है, प्रकंपन उठता है, रे, तो प्रकंपित व्यंजन हो गया रे। लुंठित, जीभ थोड़े क्या होती है, गोलमोल सी होती है, रे, 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 लुंठित सी होती है, ठीक है, तो रे, तो लुंठित और प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं हम रे को, ठीक है। लुंठित और प्रकंपित व्यंजन को बोलते हैं रे। अब ले है, ले, ले पार्श्विक व्यंजन है, ले पार्श्विक, ले है पार्श्विक व्यंजन, मार्कर चेंज कर लूँ, इसमें दिख नहीं रहा कुछ भी, ले पार्श्विक, ले है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, ठीक है, ले है पार्श्विक व्यंजन। आ गई यहाँ तक की बात समझ में, ये रे ले वे भी समझ में आ गए। अब देखो ये है अंतस्थ व्यंजन, ये रे ले वे, अंतस्थ व्यंजन। अब देखो ना हम याद कैसे रखेंगे अंतस्थ व्यंजन को, ठीक है। जो हमारा फ्रेंड होता है, फ्रेंड होता है ना, जिसे हम अपना यार कहते हैं देसी भाषा में, तो उससे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत लव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे, ये हम सबको बताते हैं क्या, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जो हमारा सच्चा दोस्त, अच्छा वाला यार है, उससे हम बहुत लव करते हैं,
ये किसी को बताते हैं अपने मन में रखते हैं, ये हम अपने मन में रखते हैं, लेकिन दर्शाया जाता है, ये लोग देख लेते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर में है, अंदर में है, तो हम उसको क्या रखते हैं, अंतस्थ रखते हैं, मतलब अंदर में रखते हैं हम उसको। तो और उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। तो यार लव का जो है कोई अंत नहीं है, ठीक है। जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनके अंत का कोई, लव का कोई अंत नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन यार लव, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। आगे बात समझ में, आगे देखो। अब इनके चारों के अलग अलग तरीके, वो एक बार आप रिवाइज कर लेना लिख के। प्रकंपन तो रह हो ही गया, क्योंकि जीभ में थोड़ा कंपन होता है, तो इसमें तो कोई हमें रटने वाली बात ही नहीं है। आगे देखो, एक बार में देखो, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या देखेंगे हम, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन क्या होता है, अलग ही पता चल रहा है, कहीं ना कहीं ऊष्मा की बात हो रही है, ऊष्मा। और सारे व्यंजन हमारे जो भी भाषा हम ध्वनि निकालते हैं तो मुंह से बोलते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा, हमारे मुंह से ऊष्मा निकलनी चाहिए। अगर मैं ऊष्मा ऊष्मा कर रही हूँ तो ऊष्मा ऊष्मा करते हुए जहाँ भी शय आ रहा है, एक भाप सी मेरे मुंह से निकल रही है। आप बोल के देखिए ऊष्मा, तो किस पे आई, शय, शय शय शय। ऐसे हाथ हथेली रखो आगे और बोलो शय, तो कहीं ना कहीं एक ऊष्मा निकल रही है। तो शय क्या है, एक ऊष्मीय व्यंजन है। और किससे निकली, स, स से निकली, स भी एक ऊष्मीय व्यंजन है। और किससे निकली, श, तो श भी एक ऊष्मीय व्यंजन है। और किससे निकली, है से करी, तो है भी एक ऊष्मीय व्यंजन है। श, स है, श स है। तो इससे एक गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है। जिन वर्णों को उच्चारित करते समय एक गर्म ऊष्मा बाहर निकले उन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, है। तो एक गर्म ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो ये क्या हो गया, ये ऊष्मीय व्यंजन हो गए। ये कौन से व्यंजन हो गए, ऊष्मीय व्यंजन हो गए, ठीक है। कौन से व्यंजन हो गए, ऊष्मीय व्यंजन हो गए। श, है, स, इन्हें उच्चारित करने में हमारे मुख से एक ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो ये व्यंजन ऊष्मीय व्यंजन हो गए। ये व्यंजन ऊष्मीय व्यंजन हो गए। कौन कौन से, शा शा सा, शा शा सा, हा, शा सा सा, हा, ठीक है। आई बात समझ में। चलो अब एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं व्यंजन का ही। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर, जब भी हम बोलते हैं, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, मुझे प्यास भी लग रही है, सांस भी फूल रहा है, क्यों हो रहा है ये, कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं हमें ताकत लगानी पड़ती है, बोलने पे एनर्जी वेस्ट होती है हमारी। कहीं ना कहीं बोलने पे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो जब हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है तो हमारे प्राणों पे बन रही है, भाई बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगाने, कुछ वजन उठाओ आप बहुत भारी, तो आपके ऐसा लगता है कि बस अब आज तो प्राणों पे आ गई बात, है ना। तो ऐसे ही प्राणत्व के आधार पर जब हमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है तो तब भी हमें ऐसा लगता है पता नहीं आज कहाँ फंस गए हम, आज तो पूरी एनर्जी डाउन हो गई। इसलिए हमें कम भी बोलना चाहिए, थोड़ा हमें कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा जीवन विद्यार्थी जीवन है और आप एक कर्मयोगी वर्ड सुना है,
कर्म करते हुए योगी रहना। अगर आप कर्म योगी वाला जीवन जीना चाहते हैं, कर्म योगी का मतलब है योगियों वाले कर्म, कर्म अपने सारे कर्म करते हुए भी एक योगी जीवन जीना, इसे कहते हैं कर्म योगी। ठीक है, तो अगर आप वो बनना चाहते हैं तो आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अंतर्मुखता का गुण आप में होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारी एनर्जी बचती है। जब हमारी एनर्जी बचती है, हम शांत रहते हैं, तो हमारे मनन चिंतन की भी हमारी क्या होती है, मनन चिंतन भी हमारा बढ़ता है किसी टॉपिक को लेकर। आप कम बोलिए, शांत बैठने की प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस पर मनन चिंतन करिए। 10, 11, 12, 21, 20 दिन आप ये करके देखिए, और पहले के अपने माइंड पे और ये प्रैक्टिस करने के बाद के अपने माइंड पे देखिए कितना अंतर आता है। तो कहीं ना कहीं हम अल्प प्राण पे बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं तो हमारे प्राणों पे हमारा सांस सा फूलता है। तो प्राणों के आधार पर देखो, एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन, और एक होता है महाप्राण, महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। जो हमारे नाम से ही हमें पता चल रहा है, अल्प प्राण मतलब जिसमें थोड़ा, अल्प माने छोटा, अल्पकाल के लिए, छोटे समय के लिए, तो जिसमें थोड़े प्राण लग रहे हैं वो तो अल्प प्राण व्यंजन है। और महाप्राण जिसमें ज़्यादा ही एनर्जी वेस्ट हो रही है हमारी बोलने में, वो है हमारे महाप्राण व्यंजन। 33 व्यंजन होते हैं टोटल, 25 हमने वर्गीय में पढ़ लिए, और 4 हमने पढ़ लिए कौन से, 11 लावा, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, और 4 हमने पढ़ लिए ऊष्मेय व्यंजन। टोटल 33 व्यंजन हम पढ़ चुके हैं। उन्हीं 33 व्यंजनों को प्राणों के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण में। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण में। अब वो जो मैंने पूरा वर्ग बताया था आपको, का खा गा गा चा छा का, तो उसमें कितने वर्ग हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग में, एक फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार बता दूं, का, खा, गा, घा और ड़ा, चा, छा, जा, झा, अइया, पा, पा, टा, ठा, डा, ढा, अण, ता, था, ता था, ता था, ता था, दा, धा, ना, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये हमने क्या पढ़े थे, 5 वर्ग पढ़े थे। पहला वर्गीय, दूसरा वर्गीय, तीसरा वर्गीय, चौथा वर्गीय और 5वां वर्ग, ये हमने पढ़ा। ठीक है, 5 वर्ग हमने पढ़ लिए। अब देखो, अब इसमें पूरे 33 के 33 को हम कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, अल्प प्राण में देखो, पहले अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे, देखो, ये रह ले वे है, सॉरी है नहीं, ये रह ले वे, अंतस्थ में ये रह ले वे, बोलने में कुछ प्राण लगे, नहीं लगे, तो पहले हमारे कौन से आएंगे, अंतस्थ, अंतस्थ आएंगे, प्लस पहला ये का, चा, टा, ता, पा, कचट तप, पहला वर्ग आएगा कचट तप। ठीक है,
इसमें भी बोलने में बिल्कुल भी प्राण नहीं लगे हैं, इसमें भी बोलने में बिल्कुल भी प्राण नहीं लगे हैं, थोड़े से अल्प प्राण लगे हैं इसमें बोलने में, ठीक है, अल्प प्राण लगे हैं। अब हमने पढ़े थे, कौन से पढ़े थे, अड़ा और ढ़ा भी पढ़े थे, अड़ा और ढ़ा भी पढ़े थे, वो कौन से हैं, ये उसमें से अड़ा, ये भी हमारा अल्प प्राण है, ठीक है। और प्लस सभी स्वर भी इसमें आ जाते हैं, सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर भी अल्प प्राण में ही आ जाते हैं, क्योंकि उनमें भी कम यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कितने हो गए टोटल भाई, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए। अच्छा, पहला प्लस तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन, ये सब क्या है, अल्प प्राण में बोले जाते हैं, ये सब अल्प प्राण में आते हैं। तो इनकी टोटल संख्या हो गई 4 और 15 19, 20 और 11 31। टोटल अल्प प्राण कितने हो गए, 31। अल्प प्राणों की टोटल संख्या 31, ठीक है। पहला तीसरा पांचवा, यानी कि एक एक को छोड़ के, पहला तीसरा पांचवा। और अब देखो इसमें क्या बचा, महाप्राण में क्या बचा, महाप्राण में बचा एक तो दूसरा वाला बच गया और एक पांचवा वाला बचा, पहले तो यही आ जाएंगे, दूसरा और पांचवा, ठीक है। और देखो दूसरा पांचवा बच गया, अंतस्थ आ गया, तो क्या बचे, ऊष्मीय बचे। भैया ऊष्मीय में तो बहुत ही जान लगानी पड़ती है, पूरी ऊष्मा बाहर निकलती है, और ऊष्मीय हुए, ठीक है। और ड़ा यहाँ आ गया, अड़ा यहाँ आ गया, अड़ा ये बचा, तो ये हुए इसमें, ठीक है। तो ये कितने हुए, 10, 4 14 और 1 15, 15 हो गए हमारे महाप्राण। टोटल महाप्राण कितने हुए, 15, और अल्प प्राण कितने हुए, 31। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। जितने भी अभी तक आपको क्लासेस कराई गई हैं सबके नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, और सिलेबस जो भी आपका सिलेबस है, CAPF वाले और यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले, इस बात की गांठ मान लो, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन। आपने मॉक टेस्ट लगाओ, अब आपका वर्णमाला चैप्टर कल या परसों में पूरा हो जाएगा, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट में आप देखना कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि मैम हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना, ये मॉक टेस्ट में था, ठीक है। और कंप्यूटर की क्लास आपकी रेगुलर आ रही है, मैम आपकी क्लास के लिए पर्दे के पीछे बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत, तो आप उन्हें भी उतना ही प्यार दें, बहुत अच्छा कंटेंट है उनका। थोड़ा ऑनलाइन उन्हें पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है अभी, धीरे धीरे हो जाएगा, वो सब आपके हाथों में, कौन टीचर ऑनलाइन आके कितना अच्छा पढ़ा सकता है ये आपके हाथों में है, क्योंकि आप उसे मोटिवेट करते हैं, आप ही टीचर को मोटिवेट करते हैं। ऑनलाइन के टीचर को टीचर ही आप लोग बना पाते हैं, ठीक है। जितना आप लोग जिसे ज़्यादा प्यार देंगे, कोऑपरेट करेंगे, उसकी बातों को समझेंगे, उतना वो टीचर आगे बढ़ता चला जाएगा, और उसे एक मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं। जब बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मुझे भी उनके लिए कुछ अच्छा करना है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। और जब आप कुछ उम्मीद ही नहीं जताओगे तो फिर टीचर क्या करेगा, ये बताओ। पूरा कंटेंट मिल रहा है आपको, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, तो पढ़ लो ना, फिर और क्या चाहिए, पढ़ना ही है ना, नौकरी लेनी है ना, जैसे मैंने लिया ऐसे ही आप ले लो, बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी कल आएगी हिंदी की, और मैथ और रीजनिंग की क्लास आपकी आज से ही स्टार्ट होने वाली है। तो मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। थैंक यू।